गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। गुरु परंपरा योग संस्थान में आप सभी का स्वागत है। हम क्या पढ़ेंगे आज? चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट। मैंने आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दे दिया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। सर थोड़ा सा एक बार और बता दीजिए। मैं सर लास्ट में मेरा डाटा खत्म हो गया, मैं देख नहीं पाया सर। चलिए अभी बताता हूँ, पूरा फिर से बताऊंगा। कल हिंट दिया था, बस आज तो पूरा पढ़ाएंगे। देखिए इसको आराम से देखिए क्या लिखा है। चक्रवृद्धि ब्याज कल मैंने बताया था साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, मान लीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया है, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है या जो मूलधन है, मूलधन पर ही ब्याज लगता है। ये 10% का जो ले रहा है ब्याज, ये मूलधन पर ही लगता है सिंपल इंटरेस्ट में। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि पहले साल मान लीजिए पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट सेम ही होता है। पहले साल सेम होगा, चक्रवृद्धि ब्याज वो सिंपल इंटरेस्ट सेम ही होगा। ठीक है। लेकिन दूसरे साल से गड़बड़ हो जाता है। क्या गड़बड़ होता है? दूसरे साल क्या होगा, जो ये मूलधन है, मूलधन पी में, और ये जो पहले साल एक साल के बाद जो हमें इंटरेस्ट मिला है, वो इसमें जुड़ करके और फिर नया दूसरे साल के लिए नया मूलधन बन जाएगा। ये समझ रहे हैं? सर दर साल तो दर कितनी हो साल जाती जो है ना? ब्याज आएगा वो मूलधन में जुड़ता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ब्याज पर भी ब्याज ले रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज लेते हैं, क्योंकि मूलधन में जब हम ब्याज जोड़ देंगे, अब ये जो है अगले साल के लिए ये बन जाएगा मूलधन। अब इस पर 10% का रेट वो निकालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ब्याज पर भी तो निकालेंगे ना। इसका मतलब कि ब्याज पर भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। जब ब्याज पर ब्याज लेना शुरू कर देते हैं तो उसे चक्रवृद्धि, चक्के की तरह वृद्धि करना, ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से, पहले साल के लिए तो सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान ही होंगे, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है। लेकिन उसके बाद से अंतर होता है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जो पहले साल का ब्याज है वो मूलधन में जोड़ करके नया मूलधन बन जाएगा, नया प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि इसको पढ़ लीजिए आराम से, क्या लिखा है। लिखा है चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत ब्याज पर भी ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है। इसमें सर्वप्रथम पहले वर्ष में मूलधन का साधारण ब्याज प्राप्त किया जाता है, यही तो मैंने बताया था अभी। ठीक है। प्राप्त ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है। अगले साल के लिए क्या होगा, जो पहले साल का जो मूलधन था उसमें जो ब्याज साधारण ब्याज मिला उसको जोड़ दिया जाता है। इस तरह से जो राशि प्राप्त होती है वह दूसरे वर्ष का मूलधन होता है। इस नए मूलधन पर ब्याज निकाला जाता है तथा प्राप्त ब्याज को दूसरे वर्ष के मूलधन में जोड़ दिया जाता है। इस तरह से प्राप्त राशि तीसरे वर्ष का मूलधन हो जाता है। मतलब कि जो आपको ब्याज मिलता जा रहा है उसको पीछे के जो मूलधन उसमें जोड़ते जा रहे हैं। हर साल नया मूलधन हमें मिलता जाएगा। ठीक है। फिर इस नए मूलधन पर ब्याज प्राप्त किया जाता है तथा प्राप्त ब्याज को फिर मूलधन में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार जो मान लीजिए 3 साल का है, 3 साल के बाद जो ब्याज जोड़ देंगे तो उसमें जो प्राप्त राशि है वो मिश्र धन कहलाती है। ठीक है। इस मिश्र धन में से जो पहला मूलधन है पहले साल वाला, उसको जब प्रारंभिक मूलधन, जो इस मिश्र धन तथा प्रारंभिक मूलधन का अंतर ही चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है।
क्योंकि प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन में जोड़ दिया जाता है। देखो क्लियर बोल रहा है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन में जोड़ दिया जाता है, इसलिए अगले वर्ष ब्याज का भी ब्याज ज्ञात किया जाता है। देखिए ना, मैं बोला ना, ब्याज के ऊपर ब्याज निकाला जाता है। यही कारण है कि प्रथम वर्ष को छोड़कर अन्य किसी भी वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से अधिक होता है। इसलिए निम्नलिखित उदाहरणों से हम आगे समझेंगे इसको आसानी से। सुमिता जी, क्लियर हुआ आपको? थोड़ा इसमें प्योर हिंदी में यस है सर। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। क्लियर हो गया नहीं ना? सर, मेरे पास वो पीडीएफ आपने भेजी है, उसमें नीचे इंग्लिश में भी है ना? हाँ हाँ, इंग्लिश में भी दिया है। इसमें भी तो हाँ क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत हाँ, क्लिष्ट हिंदी तो है नहीं। क्लियर है सर, क्लियर है। क्लियर है ना? क्लियर है। हाँ, हाँ चलो जी। चलो। अब माना कि अब यहाँ पर देखो, ये इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। क्या है कि बोल रहा है कि माना कि 400 रुपए का 10% की दर से 3 वर्षों के लिए कर्ज दिया गया है और हमें चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है 400 रुपए। ये हमारा क्या हो जाएगा? पी, प्रिंसिपल अमाउंट। ये हो जाएगा हमारा आर, ये हो जाएगा टी। अब देखो क्या होता है, पहले वर्ष का ब्याज क्या होगा? पी आर टी अपॉन 100, यही फॉर्मूला है, ये तो भूलना नहीं। पी कितना है? 400। और साल कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%। और टाइम 10%। क्या है? 3 साल। ये पहले साल के लिए कर रहे हैं ना, तो पहले साल के लिए 1 साल हो गया। पहले साल के लिए, पहले वर्ष का ब्याज पहले साल के लिए तो एक ही, और टाइम तो एक ही होगा ना। 10% की ब्याज से 40 रुपए हो गया। पहले साल अगर हम ब्याज निकालेंगे 400 रुपए पर 10% की दर से, पहले साल का ब्याज कितना होगा? 40 रुपए ही तो होगा। अब इस 40 रुपए को, ये जो पूरा मूलधन है हमारा प्रारंभिक वाला, इसमें जोड़ देंगे 400 प्लस 40। अब ये कितना मिल गया? 440 रुपए। ये अब हमारा दूसरे वर्ष के लिए मूलधन हो जाएगा। ये दूसरे वर्ष का मूलधन हो जाएगा। जब चक्रवृद्धि ब्याज में चल रहे हैं तो ये दूसरे वर्ष का मूलधन हो जाएगा। अब जो हम ब्याज दूसरे वर्ष के लिए निकालेंगे वो भी तो एक ही साल का होगा ना। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। देखो, दूसरा साल का मतलब 2 साल नहीं हुआ, दूसरा साल का मतलब ये पीरियड तो एक ही साल होगा ना। पहले साल भी एक पूरा 12 महीने, दूसरे साल में 12 महीने, तीसरे साल में 12 महीने, तो ये एक ही साल तो हुआ। नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो गए, दूसरे में तो 2 हो गया, तीसरे में 3 हो गया। नहीं, हम दूसरे वर्ष का निकाल रहे हैं, दूसरे वर्ष का ब्याज। तो दूसरे वर्ष के ब्याज में मूलधन हमारा 440 है, ये आ गया। टाइम तो एक ही साल का, पूरे 12 महीने निकालने हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ब्याज कितना हो गया? 444 रुपए हो गए। अब जो हम तीसरे वर्ष के लिए मूलधन निकालेंगे तो दूसरे वर्ष का जो ये हमारा ये आया हुआ है मूलधन, उसमें 44 रुपए और जोड़ देंगे। 440 प्लस 44 कितना हो जाएगा? 484 रुपए। ये तीसरे वर्ष के लिए मूलधन हो जाएगा। और तीसरे वर्ष का जब ब्याज निकालना होगा तो 484 गुणे 1 गुणे 10/100, और ये आ जाएगा 48 रुपए 40 पैसे। ये आ जाएगा। अब इसको हम प्रारंभिक में जोड़ देंगे, ठीक है। हाँ, अब इसमें 48 रुपए 40 पैसे हो गए। अब इसको जो हमारा पीछे वाला जो है, कहा गया 484 रुपए तीसरे वर्ष का जो मूलधन था, इसमें जब जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा प्राप्त मिश्र धन हो जाएगा 532 रुपए 40। ये पीछे वाला जो है इसमें से जोड़ेंगे, यही तो हो गया ना तीसरे वर्ष के लिए मूलधन। ये हमारा ये हो गया 440, 484 है, ठीक है। तो हमारा मूलधन आ गया, ये मिश्र धन हो गया हमारा। अब इसी मिश्र धन में से जो प्रारंभिक मूलधन है कितना, 400 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 132 रुपए 40 पैसे। यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। इसी को हम बोलते हैं इंग्लिश में CI। CI जब भी चक्रवृद्धि ब्याज बोलेंगे CI मीन कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये तो कैसे जोड़ करके बताया गया है, ठीक है, हमने बता दिया आपको। ये समझाने के लिए किया है कि देखो, पहले साल हमने साधारण ब्याज निकाला, ये तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट ही हो गया। लेकिन जो इंटरेस्ट आया इसको प्रारंभिक मूलधन में जोड़ दिया गया तो ये दूसरे साल के लिए मूलधन हो गया।
अब इस पर जो ब्याज आएगा उसको इस दूसरे साल के मूलधन में जोड़ करके तीसरे वर्ष का मूलधन निकाल लिया। तीसरे वर्ष में फिर हम क्या करेंगे, ये मूलधन निकाल लिया, इस पर फिर एक साल के लिए 10% की दर से ब्याज निकाला, साधारण ब्याज की रीति से ही, PRT अपन 100 वाला फार्मूला ही लग रहा है सब जगह। तो हमारा ब्याज आएगा 48 रुपए 40 पैसे। अब इसको 484 में जोड़ेंगे तो हमारा 3 साल के तीसरे साल के अंत में हमारा क्या मिला, ये मिश्र धन मिला। अब जो लास्ट का जो मिश्र धन है उसको प्रारंभिक मूलधन से, प्रारंभिक मूलधन पिछले मूलधन से नहीं, प्रारंभिक मूलधन से जब माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब इसको इतना ये समझाने के लिए बताया हूं, बाकी अब मत परेशान होना। अगर हम 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकला है इसमें, 48 रुपए। 132 CI कितना निकला, 132 रुपए 40 पैसे। ठीक है, लेकिन अगर 3 साल का हम सिंपल इंटरेस्ट निकालें, SI क्या होगा, 400 गुणे 3 गुणे 10/100, यही तो होगा ना, 100 चौको 400, ये हो जाएगा 120 रुपए। तो 3 साल का SI सिंपल इंटरेस्ट से अगर ब्याज निकालेंगे तो 120 रुपए होता है, चक्रवृद्धि ब्याज से निकालते तो 132 रुपए 40 होता है। तो इसका मतलब हमें कितना मिल गया, 12 रुपए 40 पैसे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 12 रुपए 40 पैसे ज्यादा मिल रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज से। इसीलिए जो रेंट देने, क्या कहते हैं, उधार देने वाला है, वो क्या चाहेगा, चक्रवृद्धि ब्याज में देना चाहेगा या फिर सिंपल इंटरेस्ट में देना चाहेगा, चक्रवृद्धि ब्याज में ही देना चाहेगा। और लेने वाला किस में लेना चाहेगा, साधारण ब्याज में, इंटरेस्ट में लेना चाहेगा, सिंपल में, सिंपल में लेना चाहेगा। सिंपल में सर, ठीक है। SI में। हाँ, अब आप उपरोक्त उदाहरण से यह भी स्पष्ट है कि प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज ही है, वही चीज बोला था ना। वास्तव में इसका वास्तविक अर्थ मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का जो अर्थ है वो दूसरे से जुड़ता है जब हम मूलधन में ब्याज जोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का तरीका, एक तो वर्ष दर वर्ष, जैसे अभी हमने निकाला है, अभी हमने बताया नहीं आपको कैसे कैसे करके निकाला। जैसे निकाला 400 रुपए का निकाला, पहले साल का निकाला ब्याज, फिर उसको मूलधन में जोड़ करके दूसरे साल का निकाल लिया, फिर मूलधन में जोड़ के तीसरे मूलधन निकाल लिया। 3 साल का पूछ रहा है तो तीसरे साल का जो ब्याज आया है उसको तीसरे साल के मूलधन में जोड़ करके हम तीसरे साल का मिश्र धन निकाल लिए। तीसरे साल के मिश्र धन में से प्रारंभिक जो मूलधन है उसको माइनस कर दिया तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया, जैसे मैंने आपको बताया है। लेकिन आपको दूसरा जो फार्मूला है यहाँ पर सूत्र द्वारा, ये सबसे बढ़िया है, आप इसको याद कर लीजिए। इसमें जो होता है, देखो यहाँ पर ध्यान देना, हमने जो वहां पर ब्रह्म सूत्र बताया था, क्या बताया था, SI बराबर PRT/100। ठीक है, यहाँ पर ये ब्याज है, ध्यान रखना ये ब्याज है। और लेकिन जब हम चक्रवृद्धि ब्याज में जाते हैं तो जो ब्रह्म सूत्र मिलेगा हमें है वो है कंपाउंड अमाउंट CA, चक्रवृद्धि का मिश्र धन, इसका फॉर्मूला लगता है, ये बराबर क्या होगा, P1 + R/100 के पावर T। P इज प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन, R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर, T इज समय। ठीक है, ये चीज आप याद कीजिए। कंपाउंड अमाउंट, ध्यान रखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, ये मिश्र धन है, चक्रवृद्धि का मिश्र धन, चक्रवृद्धि अमाउंट। ठीक है, चक्रवृद्धि अमाउंट ये है, समझे। चक्रवृद्धि अमाउंट बराबर क्या होगा, P1 + R/100 के पावर T। तो याद कर लीजिए, 5 बार याद कर लीजिए, कंपाउंड अमाउंट
बराबर P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर T। भारती जी कर लीजिए 2-4 बार, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, यही इसका जी ब्रह्म सर। सूत्र है, ये चक्रवृद्धि ब्याज का ब्रह्म सूत्र है। अब इसी के आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब इसमें आगे जो है सूत्र द्वारा बताने से पहले मैं चलता हूं, आपको ले चलता हूं लास्ट में, ठीक है। वहां बहुत सारे अच्छी अच्छी गुण दिया है इंग्लिश में, तो मैं उसको हिंदी में लिखता जाऊंगा, आप लोग चाहोगे तो उसको लिख लेना, ठीक है। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का डेफिनेशन इंग्लिश में दिया हुआ है, आप लोग हिंदी में समझा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है वो भी मैंने बता दिया है। अब इसमें फार्मूला जो है निकालना है। ये जो यहाँ पर दिया है ए, देखिए यहाँ पर क्या दिया है ए, ये देखो यहाँ पर दिया है ए। अमाउंट ये है ना क्या है सर एक कंपाउंड अमाउंट, ठीक है। क्या बोले? अमाउंट कम जो मैंने बोला एक। हाँ, ए इज कंपाउंड अमाउंट, वही जो चक्रवृद्धि ब्याज का अमाउंट आएगा ना मिश्र धन, वही है कंपाउंड अमाउंट। इसका फॉर्मूला क्या दिया है, ए इक्वल टू P1 प्लस R पावर N यहाँ पर दिया है। N इज टाइम, ये N ईयर दिया है, देखा ना यहाँ पर, यहाँ हमने T बोल सर दिया था, T एक्चुअल में इसको आप लोग T ही याद करो, ठीक है। बाकी अब बाकी इन सब चीजों के पीछे चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि जैसे उसमें बताया था मैंने कि आपको P इक्वल टू R क्या है, कंपाउंड अमाउंट नहीं, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100, इसी में रख करके आप कैलकुलेट करो, क्योंकि ये एक ही फार्मूला याद करोगे तो सारे इसमें से आ जाएंगे। यही बताया था ना आप लोग, कल करके दिखाया था ना मैंने। इसी तरीके से इसमें भी मैं आप लोगों को एक ही फार्मूला बताऊंगा करने को, ये सब चीजें याद करने की कोई जरूरत नहीं, जो याद करना है वो याद करना। अब देखो पहला फार्मूला हो गया ए, ये है अमाउंट, ये है मिश्र धन, मिश्र धन समझे, जो मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ने पर जो मिलेगा वही है ये चीज। ये है प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन, ये है ब्याज की दर, ये है टाइम। अब एक तो ये फार्मूला इसको हमेशा क्लियर रखना, ये मिश्र धन है, ये ब्याज नहीं है, समझ रहे हैं, इसको हमेशा ध्यान में रखना। लोग चक्रवृद्धि ब्याज का कैलकुलेशन करते समय यही गड़बड़ करते हैं, वो इसको जो है जैसे वहां SI इक्वल टू PRT अपॉन 100, तो ये उसी तरह इसको भी समझते हैं P1 प्लस R अपॉन 100 के पावर T, इसको भी वो यही समझते हैं कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, यही समझते हैं। ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, ये कंपाउंड अमाउंट है, इसको हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर ये मिश्र धन है तो इसका मतलब इसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, यही दो जुड़ेंगे तभी तो मिश्र धन बनेगा। इससे क्लियर हो गया कि नहीं हो गया कि इसमें जो है क्या क्या जुड़ा हुआ है, जो हमारा मूलधन है प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, ये दोनों जुड़ा हुआ है ए में। तो अब इसको भी भूल जाओ, P बराबर क्या होगा, कोई मतलब नहीं, इसी में फार्मूले में रख के कैलकुलेट करना है। CI इक्वल टू, अब यहाँ पर ये फार्मूला याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जब आपको क्वेश्चन में SI दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तब कैलकुलेट करना है, तो ये फार्मूला याद कर लो कि CI इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू SI प्लस R 1 प्लस R अपॉन 100, ये फार्मूला याद कर लेना, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन में आपको सिंपल इंटरेस्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, तो आपको सीधे इसमें रख करके इसको कैलकुलेट करना, ये आपका शॉर्टकट है या शॉर्टकट है। सर इसमें तो अपॉन 200 है, R अपॉन 200। हाँ, R अपॉन 200 SI इंटू R अपॉन 1 प्लस R अपॉन 200। मतलब क्वेश्चन कैसे दिया होगा कि कोई प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि जिसका कि
10% ब्याज की दर से 10 साल में सिंपल इंटरेस्ट 500 हो जाता है। ठीक है, तो उसका सीआई क्या होगा? तो अगर इसी 10% हम साधारण ब्याज की दर पर देते हैं तो 500 रुपए होता है। अगर हम सीआई के चक्रवृद्धि ब्याज में देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? अगर वो हम उधार साधारण ब्याज में ना देके चक्रवृद्धि ब्याज पे देते तो क्या होगा? तो हमारा एसआई कितना आया? 500। ठीक है, 1 + R क्या आया? 10%, 10/200। बस इसको कर लो, अपने आप हल हो जाएगा, हमारा सीआई आ जाएगा। ठीक है, तो वहां पर आपको इस तरह के क्वेश्चन दिया होगा तो आपको ये फार्मूला आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। ठीक है, अब आगे क्या होता है? अब जब भी हमें, अब ये इसमें अगर पूछ रहा है कि भाई अगर आप हमको, फिर आपने ये क्वेश्चन नहीं किया हमसे कि सर आपने कंपाउंड अमाउंट कंपाउंड अमाउंट बता दिया, फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? आप लोगों ने ध्यान में दिया होगा, हमने आपको ये वाला फार्मूला बता दिया था। जब हमने इस फार्मूला की मदद से ए निकाल लिया, इस ए में से इस पी को माइनस कर देंगे तो हमारा सीआई निकल आ जाएगा कि नहीं निकल आएगा? तो सीआई बराबर क्या होगा? ए माइनस पी। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होगा? जो हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन आया है उसमें से प्रारंभिक मूलधन निकाल देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। जो इस फार्मूले से जो भी चीज आएगा उसमें से हम प्रारंभिक मूलधन को माइनस करेंगे, तब जाके हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। मैं इसको लगभग 10 बार रिपीट कर चुका हूं, इसको ध्यान में रखें। ठीक है, और ये फार्मूला बहुत अच्छा फार्मूला, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं छोटे से। और अगर ये फार्मूला आपको याद है तो आप सोचो कि इस क्वेश्चन को हल करने में कितना लगेगा। मुश्किल से आपको 15 सेकंड लगेगा। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन आता है कि चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक ब्याज है, क्या है? ये वार्षिक है। ये बोला 10% वार्षिक ब्याज है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी ये होता है कि ब्याज जो है ईयरली ना जोड़ करके, जैसे हमने अभी तक क्या किया था, ब्याज को ईयरली जोड़ रहा था, लेकिन कोई धूर्त निकल गया, बोलता नहीं भाई हम हाफ ईयरली जोड़ेंगे, जो ब्याज आएगा उसको हम हाफ ईयरली जोड़ लेंगे। हम हाफ ईयरली जोड़ेंगे, 6 महीने पर ही जोड़ करके और फिर उस ब्याज को जोड़ करके फिर निकालेंगे, फिर उसमें जोड़ेंगे। पहले हमने क्या किया, एक एक साल का निकाला था ना ब्याज, और पुराने मूलधन में जोड़ जोड़ के फिर उसको चक्रवृद्धि फिर उस पर ब्याज लेकर के फिर हम साधारण ब्याज से ब्याज निकाल के फिर जो मूलधन था उसमें जोड़ करके फिर ब्याज पे ब्याज ऐसे लेते गए ना। लेकिन यहाँ पर बोला कि अगर अमाउंट जो है वो हाफ ईयरली जोड़ रहा है, ब्याज को ईयरली ना जोड़ करके हाफ ईयरली जोड़ रहा है, उस समय जो टाइम है उसको 2 गुना कर देना। अगर यहाँ पर हाफ ईयरली मतलब 1/2 है तो इसको कर देना 2n। अगर यह क्वार्टरली हो रहा है इसका मतलब 1/4, तो यहाँ पर टाइम 4 गुना हो जाएगा। अगर यहाँ पर इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडिंग एनुअली बट टाइम गिवन इज इन फ्रैक्शन। हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इसको मैं अभी आपको हल कराऊंगा। अगर टाइम जो है ऐसे दिया है 2/3/4, इस तरीके का टाइम दिया है वर्ष, तब कैसे करोगे? ये यहाँ पर क्या दिया है 2/3/4। आप 2/3/4 को क्या लिख सकते हैं, 2-3/4 इस तरह के रूप में लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? तो जब इस तरीके का आएगा तो उस समय हम कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला इस तरीके से लिखेंगे कि P1 + R अपान ये टी, जो क्या टी का मतलब क्या हुआ, ये इसमें जो सी है ना, ये यहाँ पर एक्चुअल में सी आएगा, सी प्लस 1/r के पावर r/100, और जो दूसरा जो फ्रैक्शन आएगा इसको वहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ऐसे हो जाएगा कि P1 + 2 है, ये r तो जो मान लीजिए जो भी दिया हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट r/100, और यहाँ पर ये 2 है तो यहाँ पर 2, फिर गुणा, फिर 1 + r/100
100 ये आ गया, और ये जो 2/3/4 जो फ्रैक्शन नंबर है, इसको यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4, बस ये ऐसे हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको हल करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इससे भी एक क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान में रखना। बाकी एक क्वेश्चन और इसमें ट्रिक है, ट्रिक वाला याद करना थोड़ा सा। ये ट्रिक क्या है, ये क्वेश्चन ही ऐसे ही आता है। व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 consecutive years, मतलब कि 3 साल, पहले साल R1 इंटरेस्ट पे दे रहा है, दूसरे साल R2 इंटरेस्ट पे दे रहा है, तीसरे साल R3 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहा है। मतलब पहले साल 10, दूसरे बार 5, फिर तीसरे साल 15, मतलब बढ़ा चेंज कर दे रहा है। उस समय कंपाउंड अमाउंट कैसे निकालेंगे? वही है, 1+R/100 होता है। तो R1 है तो R1/100, फिर दूसरे साल 1+R2/100, फिर तीसरे के 1+R3/100, ये फार्मूला है बस। इसमें जो उसमें फार्मूला हमारा था, अमाउंट इक्वल टू P1+R/100 की पावर T था ना। अब T क्या है? अब ये R बार बार दे रहा है ना, T तो 3 साल है, तो देखो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया ना, R3 आ गया 3 साल। तो इसमें क्या करना है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं लिखना है, जो पावर T है वो 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक एक साल का करेंगे तो 1, तो किसी भी चीज का पावर अगर 1 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, वही अमाउंट होती है। तो ये हो गया P1+R1/100, पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर दूसरा ब्रैकेट होगा 1+R2/100, दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर ब्रैकेट में 1+R3/100, तीसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो इसमें क्वेश्चन दिया, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज 8%, सेकेंड ईयर इज 9%, थर्ड ईयर इज 10%। मतलब प्रथम वर्ष जो है वो 8% है ब्याज, दूसरे साल है 9% और तीसरे साल है 10%। तो अमाउंट ऑफ ₹5,000 ऑफ 3 ईयर कितना होगा? ये क्या बोला अमाउंट? यहाँ पर एक्चुअली इस क्वेश्चन में ऐसे नहीं देगा। अगर यहाँ पर केवल ऐसे ही देगा तो हमको जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज से निकालना, वो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। जब भी निकालेंगे, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो यहाँ पर जरूर लिखा रहेगा अमाउंट ये चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट जरूर बोलेगा। यहाँ पर कहीं भी चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट का जिक्र होगा। अब ये हम इसको ऐसे कर ले रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज के चैप्टर में पढ़ाया जा रहा है, तो इसमें हम कर रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। जब भी होगा उसमें चक्रवृद्धि ब्याज जरूर जोड़ेंगे। चलो अब यहाँ पर क्या, देन अमाउंट ऑफ ₹50,000 50,000 क्या है? ये 50,000 हमारा P है ना, प्रिंसिपल अमाउंट। 3 साल में अगर हम पहले 50,000 को पहले साल 8,000 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, फिर दूसरे साल 9% पे, तीसरे साल 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज दर कितना होगा? तो उसके लिए यही है, हमने बताया था 50,000 ये P पहले हो गया, 1+R1, R1 कितना 8%, 8/100, फिर 1+9/100, फिर दूसरे पे गए 1+ लास्ट में तीसरे साल के लिए क्या गया 1/, इंटरेस्ट कितना 10 है तो 10/100। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा। तो अब इसमें कंपाउंड अमाउंट हो गया, ये हमारा क्या CA हो जाएगा। अगर CI पूछ रहा है तो 64,746 माइनस 50,000, ये हो जाएगा 14,764 रुपये, हमारा ये CI आ जाएगा। ठीक है, जो भी पूछे, ये जो अमाउंट है हमारा कंपाउंड अमाउंट है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको भी समझना, ये फार्मूला भी बहुत सही है, तो हिंदी में नहीं दिया था इसलिए मैंने इसमें ले आया। अब ये जो तीसरा वाला ट्रिक मत देखो, कोई काम का नहीं है हमारे पास, हमें कोई काम नहीं आएगा। ठीक है, ये ट्रिक नंबर 4, ट्रिक नंबर 5, ट्रिक नंबर 6, इनके क्वेश्चन, इनको केवल कुछ नहीं है, ट्रिक ही है, इनको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, समझ लेना। एक क्या हो जाता है हमारा, डबलिंग डबलिंग आ जाता है, ऑटोमेटिक ही डबल हो जाता है, पता नहीं क्यों। आप लोगों को कुछ क्लियर समझ में आ रहा है क्या है?
if compound interest on an amount for 2 consecutive years are C1 and C2। देखो क्या है, अगर ऐसा क्वेश्चन देता है जैसे इसमें दिया है ना क्वेश्चन, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज ऑन एन अमाउंट मतलब किसी भी धन पर, मूलधन पर, फॉर 2 इयर्स 2 साल के लिए, 2 वर्ष के लिए, 2 लगातार वर्ष के लिए, लगातार वर्ष, ठीक है, C1 और C2 है, पहले साल का C1 इंटरेस्ट आया और दूसरे साल का C2 इंटरेस्ट आया, ठीक है। तो अगर ऐसे आ गया तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आर निकालने का फॉर्मूला है C2 माइनस C1 अपॉन C1 इंटू 100%, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। ये क्वेश्चन ही ऐसे आएगा, जैसे दे दिया क्वेश्चन, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट फॉर 2 इयर्स, 2 साल के लिए, 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स आर 25, क्या है 200, 25 एंड 27, ठीक है, ₹25 एंड ₹27। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, हमने बताया कि C2 माइनस C1, उस 27 माइनस 25 अपॉन C1 25, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंट में आ जाएगा। तो 27 माइनस 25 2, 25 चौका 100 इंटू 4, ये 4 दूनी 8% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज में कभी भी आपको बहुत बड़ा चढ़ा के क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऐसे ही दे देगा। अगर 2 लगातार साल के जो चक्रवृद्धि ब्याज हैं, किसी में केवल पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। अब आप घूम जाओ कि यार ये केवल इसने जो है C1 दिया है, C2 दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, कैसे बता देंगे, ना P दिया है, ना A दिया है, ना कुछ नहीं दिया है, ना टाइम दिया है, कुछ नहीं, कुछ मत करो। ये 2 साल लगातार का दिया है तो 2 लगातार साल का है, तो इसमें क्या करो, C2 माइनस C1 अपॉन C1 इंटू 100%, ये हमारा हो गया ब्याज की दर। इसको याद कर लीजिए, ठीक है। एक ये है, इफ ए सम ऑफ मनी बिकम्स X टाइम्स, अगर कोई मनी है, कोई मूलधन है, कोई पैसा है, हमारा धन है, वो X टाइम्स हो जाता है, X गुना हो जाता है, ठीक है। द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज की दर, मैं लिख दे रहा हूं हिंदी में, समझ लेना, चक्रवृद्धि ब्याज की दर इन N ईयर, N साल में, N वर्ष में, इट विल टेक Y इंटू N। ये मैं बता दे रहा हूं, इसको क्वेश्चन में सॉल्व करके बता रहा हूं। जैसे ए सम ऑफ मनी बिकम्स डबल, कितना हो गया, 2 गुना, कोई पैसा 2 गुना हो जाता है, कितने, 4 साल में। देन टाइम टेकिंग टू बिकम 8 टाइम्स, 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। इसके लिए फार्मूला है, क्या फार्मूला है, देखो एक यहाँ पर टाइम जो है, यहाँ पर फार्मूला था N, क्या था फार्मूला, N X टाइम्स है, X N ईयर, ये हो गया, इट बिकम्स X के पावर Y टाइम्स, X के पावर Y टाइम्स। ये क्लियर, या नहीं, इसमें सब गचपच कर दिया है। अब यहाँ पर जो हमारा ये सर 4 नीचे है, लिख दो, यहाँ इसको समझ नहीं आ रहा। है? हाँ सर, यहाँ लिख दो नीचे। मैं पूरा कोई उस क्वेश्चन को उसमें लिख देता हूँ इंग्लिश में फिर से, ठीक है, ये समझ में नहीं नहीं। सर, ये जो पावर लिख रहे थे ना, X की पावर Y, ये वाला। हाँ, ये फार्मूला मैं लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ जी। इट विल टेक, ये जो है इतना जो है, मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इट विल टेक
y इंटू एन ईयर, y इंटू एन ईयर टू बिकम x के पावर y टाइम्स। अब देखो ये है x पर y टाइम्स, ये चीज ये यहाँ पर ये है फार्मूला। अब फार्मूला के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो, देखो मैं कैसे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ए सम ऑफ मनी बिकम्स डबल, ये जो है एक धन है जो डबल हो रहा है, 2 गुना हो रहा है इन 4 ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये एन ईयर है ना, ये एन ईयर हो गया। उसके बाद y क्या है, y इंटू एन है ना, y क्या है, यहाँ पर x के पावर y का जो y है ये x पर y टाइम्स, मतलब कितना, जैसे यहाँ पर बोला 8 गुना, 8 गुना, तो ये यही है 8 गुना x पावर y टाइम्स। कैसे होगा 8 गुना, 8 गुना का मतलब क्या, 2 के पावर 3, यही तो होगा ना 8 गुना, 2 दूना 4 दूनी 8। तो ये जो y है ये है, इसका कितना घात होगा, समझ रहे हो, ये 2 गुना हो रहा है ना, डबल हो रहा है 2, तो यहाँ 2 का घात कितना होगा, यहाँ पर x टाइम्स दिया ना, x टाइम्स x गुना, तो अब इस x का कितना घात होगा, कितना पावर जाएगा इसको 8 गुना होने के लिए, समझ रहे हैं। x का मतलब यहाँ पर 2 गुना दिया था, तो 2 का कितना घात होगा, 8 के बराबर 3 घात होगा ना, ये 8 के बराबर, तो ये 3 ही है यहाँ पर y। तो यहाँ पर क्या बोला, 4 साल में, 4 साल, और कितना 2 का घात, ये 8 गुना हो रहा है ना, 8 जो है x का, ये x यहाँ पर 2 है, 2 गुना हो रहा है, और यहाँ पर 8 गुना हो रहा है, तो ये 2 का घात 3 हो जाएगा। तो ये y जो है यहाँ पर आकर के इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 साल में ये 8 गुना हो जाएगा। ये नहीं समझ में आया, ये क्वेश्चन आता है, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं उसको। ये क्वेश्चन आता है लगभग कई बार, कई साल ये इस तरह क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर आप लोग ध्यान से अगर कभी सॉल्व किए हुए क्वेश्चन देखना आप। ये x के पावर y क्या है, ये नहीं समझ में आया ना अभी तक, मैं इसको फिर से समझाता हूं। देखिए क्वेश्चन में क्या आपको फार्मूला में क्या बता रहा है कि यदि कोई राशि x टाइम हो जाता है, if a sum of money becomes x टाइम, x गुना हो जाता है, ठीक है, तो उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसको फिर कोई गुना हो गया, y गुना कर दिया, मतलब कुछ और कोई कई गुना होना है, क्या गया, x टाइम्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन एन वाई आर, देन द इट टाइम इट विल टेक y इंटू एन आर टाइम बिकम्स x अपॉन y के पावर टाइम। ये क्या बोला है, एक पहली बार बोला x गुना हो गया, तो x के पावर y टाइम्स होना है। तो x पहले क्या बोला कि क्वेश्चन में कि कोई राशि है जो x गुना होता है किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हो, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर x के पावर y टाइम्स कितने साल में होगा, ये क्वेश्चन है, समझ गए। ये x मतलब यहाँ पर क्या बोला था, 2 गुना, यहाँ पर क्या बोला 2 गुना, तो यहाँ पर क्या हुआ 2 के पावर, अब क्या गुना, ये बोला 8 गुना बोला था, यहाँ पर 8 गुना, 8 क्या होगा 2 के पावर 3 के बराबर ही तो होगा ना, यही तो x है, x के पावर देखो s गुना तो x के पावर y, तो 2 गुना तो 2 के पावर 3, तो यही 3 तो हमारा y होगा। और बोल रहा है कि कितने साल में होगा, तो n इंटू वाई आर, वाई ईयर, n क्या है, n क्या है 4 साल, कितने साल में हो रहा है ना, तो 4 साल, ये 4 हो गया और y आ गया 3, तो 4 गुणे 3 बराबर 12 साल।
12 साल में यही राशि 8 गुना हो जाएगी। इस फार्मूला को समझ लो। क्वेश्चन फिर से मैं बोल रहा हूं कि कोई राशि एक्स किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट में 4 साल में 2 गुना हो जाती है। कोई भी राशि 4 साल में किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 2 गुना हो जाती है, तो इसको 8 गुना होने पर इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं हो रहा है, इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट में 8 गुना कितने साल पे होगी? तो पहले 2 गुना है, हमने क्या किया 2 गुना, अब कितना हो रहा है 8 गुना, तो इसका कितना पावर होगा, इसका कितना पावर है यही निकालना है। तो 8 गुना 2 का 3 पावर होगा, 2 के घाते 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8, यही तो होगा ना। इसका मतलब होता 2 का पावर 3। ये y निकालना हमें। y कैसे निकलेगा? इसके आधार पर निकलेगा कि जो अगला हम बोल रहे थे, मान लीजिए और कुछ बोल देते हैं, यहाँ 3 गुना है, या मान लीजिए यहाँ पर बोल देते हैं यहाँ पर 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, ठीक है। तो कितने साल बाद वो जो है कितना हो जाएगा? 9 गुना हो जाता है। यहाँ पर फिर क्वेश्चन देगा 9 गुना होगा। अब यहाँ पर 9 गुना होगा तो ये 3 गुना का कितना पावर जाएगा? 3 का पावर 2 जाएगा, तो यहाँ पर होगा y कितना हो जाएगा? 2। तो ये क्या होगा? टाइम पहला की n कितना टाइम है? 4 साल। फिर उसके बाद कितने 3 के पावर 2 आ रहा है, y कितना है? 2। ये 8 साल में 9 गुना हो जाएगा। अगर कोई राशि 4 साल में 3 गुना होती है तो कितने साल में 9 गुना होगा? ये 8 साल में 9 गुना हो जाएगा। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा, एक बार प्रैक्टिस करना। अगर ये क्वेश्चन नहीं आपको समझ में आता, ये मेरे से फिर से पूछना याद करके, ये क्वेश्चन जरूर आता है। मैं इसलिए इतना देर से आप लोगों को स्ट्रेस कर रहा था इस पे, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी के 2500 रुपए की राशि 2 वर्षों में, 2500 की राशि P 2 वर्षों में टाइम T R, मिश्र धन की राशि क्या होगी? लेकिन अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन में कहीं चक्रवृद्धि ब्याज की दर नहीं है। अगर ऐसे ही क्वेश्चन आएगा तो आप सीधे सीधे SI का फार्मूला लगा के करोगे, समझे। अब यहाँ पर देखिए कहीं भी चक्रवृद्धि ब्याज की दर नहीं लिखा है ना, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिखा है। तो आप जो मिश्र धन निकालोगे उसमें क्या करोगे? SI निकाल करके सीधे कर देना आप PRT अपॉन 100। लेकिन यहाँ पर इसको नहीं करेंगे। अब ये SI आ जाएगा, इस SI को P प्लस SI कर दोगे तो हमारा मिश्र धन आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसी ही लैंग्वेज लिख के दे रहा है तो क्वेश्चन में ऐसे सिंपल ऐसे लैंग्वेज दिया तो आपको सिंपल साधारण ब्याज निकाल के दर से निकालना है। अब चूंकि हम यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज के चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो इसको हम मान के चलते हैं कि ये क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पूछ रहा है, चक्रवृद्धि मिश्र धन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। अब कितने है मिश्र धन कंपाउंड एम्पाउंड बराबर P 2500 1 प्लस R कितना है 10% और T कितना है 2 साल। अब इसको हल कर लेंगे। 2500 10 दहम 100, 10 सेकंड 10, 11/10 का स्क्वायर हो जाएगा ना, बराबर 2500 गुणे 11 गुणे 11/10 गुणे 10। अब ये 2 शून्य इससे कट जाएंगे, 11 ग्राम में 121, 121 गुणे 25 करोगे तो क्या हो जाएगा? इसको हल करोगे तो आ जाएगा 3025 रुपए। ये हमारा कंपाउंड अमाउंट हो गया, कंपाउंड अमाउंट हो गया, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल, अब ये तो मिश्रधन निकाल दिया हमने, ये मिश्रधन पूछ रहा था मिश्रधन निकाल दिया। लेकिन अगर इसी पर ब्याज पूछ लेता चक्रवृद्धि ब्याज निकालो तो इसको जो है 2500 माइनस कर देते तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज CI निकल आएगा, ठीक है। मैं आगे बता रहा हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा नहीं है लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये भी पूछ सकता है, ठीक है। आ गया ना, चलते हैं अब आगे। 4000 रुपए की राशि को 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से कर्ज देने पर कितने रुपए चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में देंगे? वही चीज है, पहले हम क्या निकालेंगे? कंपाउंड अमाउंट निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा? 40,000
वन प्लस आर कितना है 5% अपॉन टाइम कितना है 3 साल, ठीक है 4000, 5 दिशा में 20 एक 20 एक 21, 21/20 का क्यूब, ठीक है ये हो जाएगा 4000 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21/20 गुणे 20 गुणे 20। इसको हल करोगे तो जो अमाउंट आएगा वो हमारा, अब यहाँ पर 3 जीरो तो 3 जीरो से कट जाएगा, ये 3 जीरो हो गया, 2 दूना 4 से 2 दूना 4 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, ये खत्म हो जाएगा ये। अब 21 गुणे 21 गुणे 21/2 आ जाएगा, ठीक है। इसको हल करने पर जो सीए आएगा, सीए माइनस पी, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। इसको आप लोग हल करना जरूर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, अब ये फार्मूला याद करने की इतनी जरूरत नहीं है आपको, केवल इसी फार्मूला से निकालना है। इतना करोगे, करना वही है, इसमें भी वही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। देखो 1 प्लस है ना 21/20 का क्यूब, आ नहीं रहा इसमें 21/20 का क्यूब, हम भी तो उसी में वही किए हैं। जबरदस्ती इतना कॉम्प्लिकेट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे जो है इसको हल कर लेना, करने के बाद जो आए उसमें से 4000 माइनस कर देना, 4000 को माइनस करोगे जो बचेगा वो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, 16,000 रुपए का 2% वार्षिक ब्याज की दर, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 महीने का ब्याज क्या होगा। अब देखो यहाँ पर आ गया 9 महीने का ब्याज दे रहा, और जबकि ब्याज तिमाही जो हो रहा है, तिमाही की मतलब क्या हो जाएगा 3/12, ठीक है। ब्याज तिमाही हो रहा है, तिमाही हो रहा है, संयोजित हो रहा है, तो इसको उलट कर देंगे, 12/3 कर देंगे, 3 चौक 12, एक तिमाही मतलब कितना होगा 4 टाइम्स हो जाए ना, 4 3 12, नहीं समझ में आ रहा, चलो इसको हम इसे कर देंगे, तिमाही का मतलब हो गया 3/12, ठीक है। इसको पलट देंगे तो 12/3 आ जाए। देखो P इक्वल टू 16,000, वार्षिक ब्याज की दर क्या है 20%, आर है, 9 महीने का ब्याज निकालना है, टाइम कितना निकालना है 9 महीने का, 9 महीने का मतलब 9/12 वर्ष, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 3/4 वर्ष का निकालना है। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है वर्ष है, टाइम है, समझे, टी जो निकालेंगे वो टी है। अब यहाँ पर मैंने एक बार आपको बताया कि हाफ ईयरली होगा तो टाइम को 2 गुना कर देंगे, क्वार्टरली होगा, तिहाई के मतलब तिमाही ब्याज के मतलब चौथाई होता है ना, 1/4 होगा तो 4 गुना कर देंगे टाइम को, यही तो बताया था। और हाफ ईयरली 2 गुना करेंगे, क्वार्टरली होगा 3 गुना कर देंगे, ऐसे बताया था मैंने आपको, 4 गुना कर देंगे टाइम को, वही यहाँ पर किया है। देखो हमारा 16,000 पी हो गया, तो अमाउंट बराबर क्या हो गया P1 प्लस R/100 के पावर T, यही तो बताया था। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, P हमारा 16,000 है, 1 प्लस R/100, R कितना है 20/100। अब यहाँ पर क्या है, हमने कितने क्या कहते हैं उसको, कंपाउंडिंग 3 हो रहा है ना, तिमाही हो रहा है, तिमाही हो रहा है ना 3, तो 3/12, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो यहाँ पर आ रहा है इसको हम 3/12 से अंदर गुणा करेंगे, और जो बाहर जाएगा तो यहाँ पर टाइम जो है हमारा 3/4 वर्ष में जोड़ना था ना, ये हमारा 3/4 वर्ष का निकालना है, तो इसको हम 4 गुना कर देंगे, इसको 4 गुना कर देंगे, क्वार्टरली जा रहा है ना ये, तो 4 गुना कर देंगे, 4 से 4 कट जाएगा, और ये जो 3/12 है इसको अंदर ले आएंगे, क्योंकि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमें तिमाही जोड़ना है, 3/12 करके फिर हम इसको हल करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, एक बार करना, नहीं आता तो फिर बताना फिर, ठीक है। मदन शर्मा 9,000 रुपए 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 सही 3/5 वर्षों के लिए उधार लिया, समय की समाप्ति पर उन्हें कितने रुपए प्राप्त होंगे। अब देखो यहाँ पर कितना आ गया समय, 2 सही 3/5, मैंने बताया था कि 3/5 अंदर आ जाएगा,
अब देखो यहाँ पर 3/12 यहाँ पर अंदर आया हुआ है कि नहीं आया है? यहाँ पर जो टाइम है 3/4 फ्रिक्शन में 3/12 जो था टाइम कंपाउंडिंग जो था वो अंदर आ गया ना। उसी तरीके से आगे क्वेश्चन में देखना, समझ में और आएगा थोड़ा सा। कोई धनराशि चक्रवृद्धि, एक काम करते हैं, आप इसको एक बार फार्मूला को एक बार आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन है। चक्रवृद्धि ब्याज का जो है भेद समझना थोड़ा कठिन है, क्योंकि ये घुमा रहा है, कभी चक्रवृद्धि ब्याज को ईयरली घुमा रहा है, कभी हाफ ईयरली जोड़ रहा है, कभी वो एनुअली जोड़ रहा है, क्या है। तो ये इतना आसान नहीं है, एक बार इसको आपको समझना पड़ेगा। समझने के लिए हम आपको दे दिए हैं